भारत की रियासत राजस्थान के सहराई इलाके में एक छोटा सा गांव रतनगढ़ वाक़ है। ये गांव अपनी सदियों पुरानी तारीख और पुरस्कार कहानियों के लिए मशहूर है। खास तौर पर एक ऐसी कहानी जो हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है, चुड़ैल दुल्हन की कहानी। रतनगढ़ का गांव बाकी हर लिहाज से एक आम गांव था, सवाए इस एक रात के जो हर अमावस की रात को पूरा गांव वीरान हो जाता। इस रात गलियों में कोई आदमी, कोई बच्चा, यहाँ तक के कोई जानवर भी नजर नहीं आता था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दिए जाते थे। ये सब एक खौफ की वजह से था जो हर अमावस की रात को गांव पर छा जाता था। गांव के बीच में एक पुराना बुसीदा वीरान हवेली नुमा घर था, जिसे लोग बदरूहों का घर कहते थे, आत्माओं का मस्कन कहते थे। सदियों पहले इस घर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसकी शादी होने वाली थी, मगर शादी की रात ही एक दिलखराश वाकया हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। रतनगढ़ के लोग बताते थे कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अपनी शादी से कुछ दिन पहले वो गांव के एक पुराने कुएं के पास गई। वहां पर जाकर उस कुएं के पानी से उसने अपने बाल धोए। जैसे कुएं के पानी से बाल धोकर वो वहां पर एक बड़े वीरान बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम तक वो लड़की वहीं पर बैठी रही। जब उसके घर वाले उसको वहां से वापस लेने के लिए आए तो वो उनके साथ चली तो गई, लेकिन उसकी हालत बदल चुकी थी। वो पहले वाली लड़की रही नहीं थी, बिल्कुल चुप हो गई। ना कोई खुशी, ना कोई शोर शराबा, ना कोई हंसी। आंखें इतनी वीरान कि देखने वाला डर जाता। उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम इस हद तक चुप कैसे हो सकती हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? जिस पर चंपा ये कहने लगी, नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं कुएं के पानी से जब अपने बाल धो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों के अलावा भी किसी और के हाथ हैं जो मेरे बालों को सहला रहे हैं। मैंने बहुत बार अपने हाथों के अलावा भी उस हाथ को अपने बालों में हिलते देखा। फौरन से जब मैंने सर उठाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिस पर चंपा की माँ हंसने लगी और कहने लगी, बस करो, पता नहीं कैसी कैसी कहानियां बनाती हो। उसके बाद फिर क्या हुआ? माँ, मैं सच कह रही हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैं उस वीरान कुएं के पास बैठी थी, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई मकनातीसी कुव्वत है जो मुझे वहां से उठने नहीं दे रही। जानती हो, मैं उस पुराने नीचे बैठी थी, वो बरगद का पेड़ मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। मुझे कई बार उस बरगद के पेड़ से आवाज आई, जैसे कोई आदमी मेरा नाम पुकार रहा है, जैसे कोई बार बार चंपा कहता है। कई बार उसने कहा, चंपा, मेरी तरफ देखो, चंपा। उसने 2 बार मेरा नाम लिया। माँ, मैं सच कह रही हूँ। उसकी माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो ये कह रही थी कि जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है वो ऐसी बातें नहीं करती। आप किसी के आगे ऐसी किसी बात का नाम मत लेना। उसकी माँ को उसकी किसी बात पर यकीन ही नहीं आया। उसके बाद चंपा खोई खोई सी रहने लगी। उसकी शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। जैसे ही 2 दिन गुजरे, जब वो कुएं से अपने बाल धोकर आई थी, उस रात चंपा अपने कमरे में अकेली सो रही थी जब उसने अपने कमरे में एक भयानक चेहरे वाले जिन को देखा। उसे अपने कमरे से कुछ सरगोशी सुनाई दी, जैसे मध्यम सी आवाज में उसे कोई पुकार रहा है, चंपा, 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 चंपा। जैसे उसकी आंख खुली तो उसके कमरे में एक भयानक चेहरे वाला मर्द खड़ा था। वो बिल्कुल काला स्याह था। उसकी सुर्ख रंग की आंखें चमक रही थीं। उसे देखकर चंपा चीखने चिल्लाने लग गई। उसका शोर और उसकी चीखों पुकार सुनकर उसके सभी घर वाले जाके उसकी तरफ भागे। उसका कमरा अंदर से बंद था। बहुत कोशिश की गई कि वो दरवाजा खोले, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया तो चंपा अंदर बेहोश पड़ी थी।
बहुत बेसुध। घर वाले बहुत डर गए। उसी वक्त किसी तांत्रिक को बुलाया गया तो तांत्रिक ने कहा कि इसके ऊपर एक भयानक साया, एक काला साया इसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। ये काले साए के आसेब में है। ये लड़की आसेब ज़दा हो चुकी है। अगर इसी आसेब के साथ इसकी शादी की गई तो वो इसे जान से मार देगा। चंपा के घर वालों ने कहा कि अब हम क्या करें, इसकी शादी में तो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। उस तांत्रिक का ये कहना था कि इस आसेब को अभी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये अमावस की रातें हैं और अमावस की रातों में इस आसेब को नहीं निकाला जाएगा। जैसे ही पूर्णमासी होगी और चांद की चौदहवीं होगी तभी ये आसेब इससे हटाया जाएगा, वरना ये इसको जान से मार देगा। उनको लगा कि शायद तांत्रिक इसका तोड़ नहीं करना चाहते, शायद तांत्रिक इसके ऊपर से इस आसेब को नहीं हटाना चाहते, इसीलिए वो पूर्णमासी की बातें कर रहे हैं कि जब पूरा चांद होगा तभी ये काम होगा। उसके बाद वो तांत्रिक वहां से चले गए। चंपा को अभी भी होश नहीं आया था। जो ही चंपा को होश आया तो वो चिल्लाने लग गई और अपने घर वालों से कहने लगी, मुझे बचा लें, वो मुझे मार देगा, वो बहुत भयानक है, वो मेरे कमरे में था, वो यहाँ पर खड़ा था। तो उसके घर वालों ने ये कहा कि अब हम इसको अकेले नहीं सोने देंगे, ये हमारे साथ ही रहेगी। उसका दिन रात ख्याल रखा जाने लगा, लेकिन दिन का कोई भी पहर होता या रात का कोई भी हिस्सा होता, उसे कभी ना कभी वो जरूर दिखाई देता। कभी अपने घर के वीरान सहन में पीपल के दरख्त के नीचे, कभी अपने घर की सीढ़ियों में, और यहाँ तक कि कभी अपने पीछे और साथ साथ चलते हुए भी। उन 3 दिनों में चंपा की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि अगर ये बात गांव में फैल गई और एक बार इसकी शादी रुक गई या टूट गई तो फिर कभी भी हमारी बेटी दुल्हन नहीं बन सकेगी। गांव वालों के डर से, इस खौफ से कि इसकी शादी ना टूटे, उन लोगों ने ये बात छुपाए रखी। चंपा रो रो कर उनको कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे वो से बहुत डर आता है, मैं इस तरह से शादी नहीं कर सकती। मैं इसके चीखों पुकार सुनती हूँ और वो मुझे यही कहता है, अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उसके घर वाले बासित थे और वो ये कह रहे थे कि एक दफा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो आसिफ तुम्हें छोड़ देगा। चंपा की कोई बात उसके घर वालों ने नहीं मानी। बिलाखिर चंपा की शादी का दिन भी आ गया। आज वो दुल्हन बनकर सज गई, सुर्ख जोड़ा पहने, बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आंखों में वही खौफ, वही वहशत और वही वीरानी थी। उसके बाद जैसे ही चंपा को शादी के मंडप पर ले जाया जा रहा था, उससे पहले चंपा हाथ छुड़ाकर अपने घर की सीढ़ियां चढ़ती हुई हवेली के आखिरी छत के ऊपर चली गई और ऊपर से जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। तभी चंपा ने छत के तीसरे छत से खड़ी होकर वहां से कूदकर खुदकुशी कर ली और चंपा की मौत हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो अपने घर की तीसरी छत पर गई थी तो सब भागकर उसको आवाजें दे रही थी कि वो दीवार से मत कूदे। उस वक्त भी वो रो रही थी और उसके पीछे एक खौफनाक चेहरे वाला जिन खड़ा था जिसने उसको नीचे की तरफ धक्का दे दिया और उनकी आंखों के सामने अपनी शादी वाली रात ही चंपा चल बसी। फिर उसे उसी शादी के जोड़े में शमशान घाट पर ले जाया गया जहां पर उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। जैसे ही 11 दिन गुजरे, उस हवेली में अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। घर वालों को चंपा की आवाज से आने लगी। वो सब कहते थे कि हमें ऐसा लगता है कि रात के पिछले पहर में चंपा सबको पुकारती है। चंपा नाम लेती थी अपने घर वालों के, कभी अपने बाप को बुलाती, कभी अपनी माँ को, कभी अपने भाइयों को। वो सब उसकी आवाज सुनकर डर जाते। कई बार वो कहते हैं कि हमने सुर्ख जोड़े में भयानक चेहरे वाली एक दुल्हन को भी देखा जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई देती। यहां तक कि चंपा के कमरे में उसके बेड के ऊपर बैठे भी देखा। एक रात जब उसकी माँ अपनी बेटी को याद करते करते उसके कमरे की तरफ गई
उसने बंद कमरे की कुंडी खोलकर जो ही दरवाजा खोला तो सामने चंपा के बिस्तर पर वो भयानक दुल्हन बैठी थी जो उसकी माँ को देखकर हंसने लग गई। उसकी माँ चीखें मारती हुई भागी, गिरी और बेहोश हो गई। वो सब लोग इस हद तक खौफजदा हुए कि उन लोगों ने वो गांव ही छोड़ दिया, हवेली को बंद करके चले गए। उनके जाने के बाद भी वो हवेली पूरी तरह से खाली नहीं हुई थी। वो अभी भी वीरान नहीं थी, बल्कि वहां पर अब भी चंपा थी जो लोगों को दिखाई देती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही आसेब था जो चंपा के ऊपर था, जो चंपा का रूप लेकर हर अमावस की रात को जब चांद अंधेरे में डूबा होता था उस वीरान घर से वो चुड़ैल बनकर बाहर निकलती थी। वही सुर्ख जोड़ा, वही शादी का लिबास, वही सज धज कर, लेकिन इतना खौफनाक चेहरा होता कि देखने वाला अपने होश खो बैठता। घर के दरवाजे में बैठी रोती रहती, सिसकियां भरती, रोने की चीखें और रोने की सिसकियां इतनी अल्मनाक होती कि गांव वाले डर जाते और अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके अपने घरों में छुप जाते। जैसे ही घड़ी की आधी रात का इशारा होता, वो चुड़ैल दुल्हन अपनी जगह से उठती और गांव की वीरान गलियों में घूमना शुरू कर देती। इसके कदमों की चाप ऐसी थी जैसे वो पाँव में पायल पहने छन छन करती गांव की वीरान गलियों में फिर रही है। गांव वाले अपने घरों में दुबके रहते और यही दुआ करते कि कहीं चंपा से आमना सामना ना हो जाए। पूरे गांव के चक्कर काट कर आखिर में एक बार फिर वो उस वीरान हवेली की तरफ जाती और उसके दरवाजे पर थोड़ी देर बैठकर रोती, फिर वहां से उठकर शमशान घाट की तरफ चली जाती और वहां से जाकर गायब हो जाती। ये उन लोगों ने देखा जो पहले पहल उस वीरान हवेली से किसी के रोने की आवाजें सुनते थे। जब एक रात गांव के चौकीदार ने बताया कि वीरान हवेली के पास से मुझे एक लड़की की सिसकियां सुनाई दी। जब मैं अपनी लालटेन लिए उस हवेली के करीब गया तो मैंने वहां पर एक दुल्हन के रूप में एक लड़की को बैठे देखा। इससे पहले मैं उसको पुकारता, वो वहां से उठकर गांव की तरफ गलियों में जाने लगी। मैंने कई गलियों तक उसका पीछा किया। उसके रोने की आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि मैं डर गया। उसके पैरों की छन छन, और मैंने रोशनी में उसका चेहरा भी देख लिया था। बहुत ज्यादा भयानक, काले स्याह चेहरे के ऊपर चमकती दो आंखें। और उसके बाद वो चलती चलती एक वीरान गली से शमशान घाट की तरफ जाने लगी। रात के पिछले पहर में जब वो शमशान घाट की तरफ जा रही थी, मेरे कदम वहीं पर रुक जाते। मेरी आंखों के सामने वो गायब हो जाती। उस रात के बाद चौकीदार ने जब ये बात पूरे गांव वालों को बताई तो उसने पहरा देना छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं यहां पर नहीं आऊंगा। गांव वालों ने यह बात नोट की कि जब भी अमावस की रात होती थी तभी वो जाहिर होती थी। पूर्णमासी की रातों में वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। ना कोई रोने की आवाज होती और ना ही कहीं उस चुड़ैल दुल्हन का कोई वजूद होता। जैसे ही अमावस की रातें शुरू होती तो वो गांव की वीरान गलियों में घूमती, उस पुरसरार और बंद हवेली से नमूदार होती और रात भर रोती ही रहती, जिसके चीखों पुकार से पूरा गांव सहम जाता। और रात भर उसके खौफ के ये साए पूरे गांव पर मंडलाते रहते। रतनगढ़ के हर फर्द की जुबान पर इस चुड़ैल दुल्हन की कहानी थी। वहां के बूढ़े लोग बच्चों को ये कहानियां सुनाते थे, जो खौफ के मारे इन कहानियों को सुनकर बहुत सहम जाते और डर जाते और शाम के बाद घर से निकलते वक्त भी डरते। कहते हैं कि वो घर तो वीरान हो गया, मगर ये बात यकीनी थी कि जब भी अमावस की रात आती थी, रतनगढ़ की चुड़ैल दुल्हन अपनी किस्मत का मातम करने और गांव वालों को खौफजदा करने के लिए आती थी और हमेशा आती रहेगी उस वीरान हवेली पर अपना आप जाहिर करने के लिए, जहां कभी वो एक दुल्हन बनी थी। ये कहानी थी भारत के उस वीरान गांव की जिसका नाम रतनगढ़ था, जहां बसेरा था एक चुड़ैल दुल्हन का।
अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें।